अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वसीउल्लाह ख़ान है और आज के दिन हम नर्सिंग प्रोसेस का थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे जो कि नर्सिंग डायग्नोसिस और नर्सिंग प्लानिंग है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि नर्सिंग डायग्नोसिस है क्या। नर्सिंग डायग्नोसिस इज़ अ क्लिनिकल जजमेंट अबाउट इंडिविजुअल, फैमिली और कम्युनिटी रिस्पॉन्स टू एक्चुअल एंड पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम लाइफ प्रोसेस। नर्सिंग डायग्नोसिस जो है ये बेसिकली एक क्लिनिकल जजमेंट है कि जिसमें हम जज करते हैं एक इंडिविजुअल इंसान को या उसकी फैमिली को या पूरी कम्युनिटी को कि उनका जो एक्चुअल और पोटेंशियल मतलब उस वक्त जो उसे उनकी हेल्थ प्रॉब्लम है या जो उनको हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। पोटेंशियल का मतलब है कि अभी तो नहीं है लेकिन इन फ्यूचर में हो सकती है। तो इन लोगों का जो है अपने हेल्थ प्रॉब्लम की तरफ क्या रिस्पॉन्स है, इसको जज करने के लिए हम इसको क्या कहते हैं, नर्सिंग डायग्नोस कहते हैं। दोबारा सुन लीजिएगा, इट इज़ अ क्लिनिकल जजमेंट। ये क्लिनिकल जजमेंट है जिसमें हम एक इंडिविजुअल या फैमिली या पूरी कम्युनिटी के रिस्पॉन्स को चेक करते हैं उनकी हेल्थ प्रॉब्लम या लाइफ प्रोसेस की तरफ। Nursing diagnosis provide the basis for selection of nursing intervention to achieve outcomes to which the nurse is accountable. अब नर्सिंग डायग्नोसिस जो है ये हमें बुनियाद प्रोवाइड करता है कि जिसके नतीजे में हम क्या करते हैं, नर्सिंग इंटरवेंशंस जो है हम सेलेक्ट करते हैं कि अगर इनको ये प्रॉब्लम है तो इस प्रॉब्लम के लिए कौन सा हम इसको ऐसे इंटरवेंशन देंगे जिससे ये ठीक हो सकता है। ठीक है, तो नर्सिंग डायग्नोसिस क्या करता है, ये बुनियाद प्रोवाइड करता है कि जिसके बेस पे हम क्या कर रहे हैं, नर्सिंग इंटरवेंशन सेलेक्ट करते हैं ताकि जो नर्स है वो अपना गोल अचीव कर सके। अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन नर्सिंग डायग्नोसिस एंड मेडिकल डायग्नोसिस कि नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है और मेडिकल डायग्नोसिस क्या है। तो तीन जो है इसके डिफरेंसेस है। सबसे पहला है कि नर्सिंग डायग्नोसिस इज़ बेस्ड ऑन हेल्थ प्रॉब्लम। नर्सिंग डायग्नोसिस जो है ये हेल्थ प्रॉब्लम पे जो है बेस कर रहा है, जबकि मेडिकल डायग्नोसिस जो है ये किस चीज़ पे बेस करता है, फिजियोलॉजिकल कंडीशन पे बेस कर रहा होता है। नर्सिंग डायग्नोसिस हेल्थ प्रॉब्लम पे बेस कर रहा है, लेकिन जो मेडिकल डायग्नोसिस है वो क्या है, वो फिजियोलॉजिकल कंडीशन पे जो है अफेक्ट कर रहा है। सेकंड देखें, नर्सिंग डायग्नोसिस कैन बी चेंज एट एनी टाइम। नर्सिंग डायग्नोसिस जो है ये चेंज हो सकती है, लेकिन जो मेडिकल डायग्नोसिस है ये चेंज नहीं हो सकती। इट रिमेन सेम थ्रू आउट कोर्स ऑफ द डिजीज़। जब तक जो है उस डिज़ीज़ का कोर्स हो रहा है वो सेम ही नाम रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर नमूनिया है, ठीक है, तो नमूनिया क्या है, ये मेडिकल डायग्नोसिस है। तो जब से वो एडमिट हुआ है तब डिस्चार्ज तक उसके फाइल में जो है नमूनिया ही लिखा जाएगा, ठीक है, जो कि कभी भी चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर मैं उसी नमूनिया को लूँ, अगर नमूनिया में क्या हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है, ठीक है, नमूनिया से क्या हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है पेशेंट को, या इसके अलावा उसे जो है फीवर हो रहा है, कफिंग हो रही है उसे, तो ये कफिंग का होना, फीवर का आना, ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होना, ये क्या है, ये नर्सिंग डायग्नोसिस है। कभी कफिंग उसको आएगी, ठीक है, तो आप नर्सिंग डायग्नोस जो है कफिंग पे कर दोगे। कभी उसको जो है फीवर आएगा तो आप उस फीवर पे उसके नर्सिंग डायग्नोसिस बनाओगे। कभी उसको जो है सांस सही से नहीं आएगी तो आप सांस पे जो है वो नर्सिंग डायग्नोसिस बनाओगे। तो नर्सिंग डायग्नोसिस जो है वो चेंज हो सकते हैं, मेडिकल डायग्नोसिस थ्रू आउट द प्रोसेस चेंज नहीं होगा। फिर थर्ड हम बात करेंगे, नर्सिंग डायग्नोसिस फोकस ऑन ह्यूमन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। जो नर्सिंग डायग्नोसिस है ये किस पे फोकस करता है, इंसान के कि उसका जो है ना रिस्पॉन्स क्या है स्टिमुलाई की तरफ। स्टिमुलाई क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके इंटरनल जो इन्वायरमेंट है उसको डिस्टर्ब करे, ठीक है। तो नर्सिंग डायग्नोसिस क्या फोकस कर रहा है कि इंसान का जो है उस स्टिमुलाई पे क्या रिस्पॉन्स है, उसकी तरफ क्या उसका रिस्पॉन्स है, वो जो है उस पे फोकस कर रहा होता है। जबकि मेडिकल डायग्नोसिस क्या कर रहा है, फोकस ऑन डिजीज़ प्रोसेस, कि ये डिजीज़ किस तरह हुई है उस प्रोसेस को जो है ना मेडिकल डायग्नोसिस फोकस करता है। नर्सिंग डायग्नोसिस ये नर्सिस जो है बनाते हैं और मेडिकल डायग्नोसिस जो है ये डॉक्टर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस, अब किन किन किस्म के जो है नर्सिंग डायग्नोसिस, तो अकॉर्डिंग टू नेंडा, नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन, नेंडा, NANDA, नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन, इन्होंने कहा है कि इनके मुताबिक 5 जो है नर्सिंग डायग्नोसिस है
सबसे पहले हमारे पास है एक्चुअल डायग्नोसिस, फिर पोटेंशियल है जिसको हम रिस्क और हाई रिस्क डायग्नोसिस भी कहते हैं, वेलनेस डायग्नोसिस है, पॉसिबल डायग्नोसिस है और सिंड्रोम डायग्नोसिस है। तो एक एक को हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास एक्चुअल डायग्नोसिस। तो एक्चुअल डायग्नोसिस क्या है कि एन एक्चुअल डायग्नोसिस इज अ क्लाइंट प्रॉब्लम दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ नर्सिंग असेसमेंट। एक्चुअल डायग्नोसिस क्या है कि पेशेंट किस कंडीशन के साथ आया है, ठीक है। तो जब आप उसको देखते हो तो उसके मुताबिक जब आप नर्सिंग डायग्नोसिस बना रहे हो तो उसको हम कहते हैं एक्चुअल डायग्नोसिस। पेन के साथ वो आया है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ आया है, फीवर के साथ आया है तो आप फीवर पे जो है वो बनाओगे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ आया तो आप शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के हवाले से बात करोगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल दिया हुआ है कि इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न एंड एंजाइटी। पेशेंट आपके पास आया, आपने उसको असिस्ट किया तो आपने देखा कि वो सांस से नहीं ले रहा, थोड़ा सा घबराया हुआ है, तो आपने उसकी नर्सिंग डायग्नोसिस लिख दी एक्चुअल के इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न एंड एंजाइटी। तो ये इसकी एक्चुअल डायग्नोसिस हो कि आपके पास वो किस जो है कंडीशन के साथ आया है। फिर इसके बाद आता है रिस्क या पोटेंशियल नर्सिंग डायग्नोसिस। एंड रिस्क या पोटेंशियल नर्सिंग डायग्नोसिस इज अ क्लिनिकल जजमेंट दैट अ प्रॉब्लम डज नॉट एग्जिस्ट but the presence of risk factors indicate that a problem is likely to develop unless nurses interview। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि जो पोटेंशियल होते हैं या रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस, ये वो डायग्नोसिस है, ये क्लिनिकल जजमेंट है कि ये पेशेंट जो अभी इनइफेक्टिव ब्रीदिंग के साथ आया है, ठीक है, अभी तो खैर कोई मसला नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर इसको ट्रीट ना किया गया तो इन फ्यूचर जो है इनको मसला काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, इन्हें हमें जो है फिर आईसीयू में जो है एडमिट करना पड़ सकता है। तो ये जो हमारा क्लिनिकल जजमेंट है कि उसकी कंडीशन को देख के उसके फ्यूचर को जो है ना उसके फ्यूचर के बारे में गेस करना, ये सब क्या है, ये रिस्क या पोटेंशियल नर्सिंग डायग्नोसिस है कि पेशेंट तो अभी आया है, अभी थोड़ा सा जो है इनके सांस का मसला है, लेकिन अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया तो फ्यूचर में जो है इनको हमें आईसीयू में भी शिफ्ट करना पड़ सकता है। तो ये जो क्लिनिकल जजमेंट है इसको हम क्या कहते हैं, ये नर्सिंग डायग्नोसिस है। जिससे यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि ऑल पीपल एडमिटेड टू द हॉस्पिटल हैव सम पॉसिबिलिटी ऑफ एक्वायरिंग एन इन्फेक्शन, हाउएवर अ क्लाइंट विद डायबिटीज़ और कंप्रोमाइज इम्यून सिस्टम इज़ एट रिस्क हाई रिस्क देन अदर्स। अब इन्होंने लिखा है कि बहुत सारे लोग जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है तो उनको हो सकता है कि कोई इन्फेक्शन हो, एक्वायर्ड नमूनिया हो जाए, ठीक है। तो लेकिन इसमें दो ऐसे पेशेंट्स हैं कि एक डायबिटिक है और दूसरा जो है जिसका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ है। तो ये दो वो हाई रिस्क पेशेंट है कि जिनको इन्फेक्शन बाकी की निस्बत जल्दी हो सकता है। तो हम इन पे क्या करते हैं, लेबल लिख देते हैं कि देयर फॉर द नर्स अप्रोप्रिएटली यूज़ द लेबल रिस्क फॉर इन्फेक्शन टू डिस्क्राइब द क्लाइंट हेल्थ स्टेटस। तो हम फिर क्या करते हैं कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं और जो कि इम्यून कॉम्प्रोमाइज़ पेशेंट है, हम उन पे एक लेबल लगा देते हैं कि ये ज़्यादा हाई रिस्क में है कि इनको इन्फेक्शन हो सकता है, तो उनको हम ज़्यादातर बाकियों से दूर रखते हैं। वेलनेस डायग्नोसिस हमारे पास क्या है कि डिस्क्राइब ह्यूमन रिस्पॉन्सेज टू लेवल ऑफ वेलनेस इन एन इंडिविजुअल, फैमिली और कम्युनिटी दैट हैव अ रेडीनेस फॉर इन्हांसमेंट। वेलनेस डायग्नोसिस से आप पता चल सकता है कि ये क्या है, कि ये एक इंसान के रिस्पॉन्स को चेक करता है कि वो कितना बेहतरी की तरफ जा रहा है, ठीक है, कि एक इंसान के रिस्पॉन्स को देखना कि वो कितना बेहतरी की तरफ जा रहा है, ये क्या है, ये वेलनेस डायग्नोसिस है, ठीक है। Possible nursing diagnosis. A possible nursing diagnosis is one in which evidence about a health problem is incomplete or unclear. A possible diagnosis require more data either to support to और टू रिफ्यूट इट। अच्छा, पॉसिबल नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है कि इसमें आपके पास जो है, इस डायग्नोसिस में आपके पास ना एविडेंस होता है और ना जो है आप उसके प्रॉब्लम से पूरी तरह क्लियर होते हो, तो आप जो है ख़ुद से अंदाज़ा लगाते हो कि इसको ये बीमारी भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। आपके पास पूरा डेटा नहीं है कि जिसके बेस पे आप जो है फैक्ट्स की बुनियाद पे बात नहीं कर सकते हो, आप जस्ट जो है गेस दे रहे हो कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जो है पेशेंट जो है फीवर के साथ आ रहा है और स्वेटिंग भी काफ़ी ज़्यादा है, 103 जो है उनका फीवर भी है, प्लेटलेट्स भी उसके डाउन है, ठीक है। तो आप जो है ना, आपके पास अभी डेटा पूरा क्लियर नहीं है, तो आप कह सकते हो कि या तो इसको मलेरिया हो सकता है या फिर डेंगू हो सकता है, क्योंकि मलेरिया में आपके प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, डेंगू में भी कम हो रहे हैं, तो आपके पास फुल डेटा नहीं है, इसकी वजह से आप जो है कंफ्यूज हो। तो आप जो है ना सही से
डायग्नोसिस नहीं कर पा रहे हो तो इस किस्म के डायग्नोसिस को हम क्या कहते हैं, हम पॉसिबल डायग्नोसिस कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल an elderly widow who live alone is admitted to the hospital. The nurse noticed that she has no visitor and is pleased with attention and conversation from the nursing staff. Until more data are collected, the nurse may write a nursing diagnosis of possible social isolation related to the unknown etiology. तो उन्होंने कहा कि एक विधवा जो है एक औरत जो है वहाँ एडमिट है हॉस्पिटल में, जिसका कोई विजिटर नहीं, उससे कोई मिलने नहीं आ रहा है, और ना वो पेशेंट जो है नर्सेस से बात कर दे। इससे पहले कि नर्स कुछ और डेटा कलेक्ट करती, उन्होंने डायरेक्ट लिख दिया कि जो औरत यहाँ पे एडमिटेड है ये जो है इसको क्या है, सोशल आइसोलेशन है, मतलब ये लोगों से बात नहीं करती, अननोन एथियोलॉजी, बगैर इसको जो है ना किसी फैक्टर का पता नहीं है कि किस वजह से जो है ये लोगों से बात नहीं कर रही, बस उन्होंने डायरेक्ट लिख दिया कि ये सोशल आइसोलेशन है, लेकिन किस वजह से है ये हमें पता नहीं है। तो ये क्या है, अनक्लियर और इनकम्प्लीट डेटा की वजह से इन्होंने नर्सिंग डायग्नोसिस बनाई। तो वो डायग्नोसिस जो कि इनकम्प्लीट जो है डेटा से आप बनाते हो उसको हम पॉसिबल नर्सिंग डायग्नोसिस कहते हैं। Syndrome diagnosis. A syndrome diagnosis is diagnosis that is associated with a cluster of other disease. Syndrome diagnosis क्या होता है, ये एक ऐसी diagnosis है कि जिसमें क्या होता है, बहुत सारे diagnosis मिल के एक डायग्नोस बनाते हैं। ठीक है, मतलब एक डायग्नोस मतलब ये है कि उसको जो है काफ़ी प्रॉब्लम्स हो गई, बहुत सारे प्रॉब्लम्स इकट्ठा होकर क्या बनाता है, क्लस्टर का मतलब है गुच्छा, मतलब बीमारियों का गुच्छा। ठीक है, तो ये सिंड्रोम डायग्नोसिस हमारे पास वो डायग्नोसिस होते हैं जिसमें मल्टीपल, एक इंसान को एट अ टाइम मल्टीपल डायग्नोसिस जो है वो जो है हो सकते हैं उसको। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा गया है कि एक पेशेंट जो है मे बी एक्सपीरियंस बाय लॉन्ग टर्म बेड रिडन क्लाइंट। क्लस्टर ऑफ डायग्नोसिस एसोसिएटेड विद दिस सिंड्रोम इंक्लूड कि एक पेशेंट है कि जो कि काफ़ी अरसे से जो है बेड रिडन है, बेड पे पड़ा हुआ, शायद वो कोमा में होगा या फ्रैक्चर हुआ होगा, ठीक है, या ओल्ड एज पेशेंट होगा जो कि चल फिर नहीं सकता है। तो इस वजह से फिर क्या हो सकता है, उसको उस बेड रिडन होने की वजह से इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी, उसके मोबिलिटी में भी असरअंदाज है, ख़राब हो चुकी है। रिस्क फॉर इम्पेयर्ड टिश्यू इंटीग्रिटी, बेड सोर होने के चांसेस है। रिस्क फॉर एक्टिविटी इंटॉलरेंस, ठीक है, सही से काम नहीं कर पाएगा। रिस्क फॉर कंस्टिपेशन उसको हो सकती है क्योंकि चलन उसके नहीं है। इन्फेक्शंस के चांसेस है, इंजरी के चांसेस है, ताकत जो है ना जाने के चांसेस है, मतलब कमज़ोर होने के चांसेस है। गैस एक्सचेंज ना होने के चांसेस है। तो ये सारे जो है जो डायग्नोसिस मिल के क्या बनाते हैं, सिंड्रोम डायग्नोसिस। ठीक है, अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस के हम नर्सिंग डायग्नोसिस किस तरह बना सकते हैं। तो उसके लिए 3 कंपोनेंट्स का होना ज़रूरी है, आपने याद रखना है PES। ठीक है, P का मतलब है प्रॉब्लम, और E का मतलब है एथियोलॉजी, और S का मतलब है साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है, तो इन 3 चीज़ों की बुनियाद पे आप क्या कर सकते हो, नर्सिंग डायग्नोसिस ईजिली बना सकते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हवाले से। जो हमारा PES का जो सबसे पहला कंपोनेंट है वो क्या है, P। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। दिस डिस्क्राइब द क्लाइंट हेल्थ प्रॉब्लम फॉर विच नर्सिंग थेरेपी इज गिवन एंड डिस्क्राइब हेल्थ स्टेटस क्लियरली एंड कंसाइजली इन फ्यू वर्ड्स। अच्छा, ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ये क्या करता है, क्लाइंट के हेल्थ प्रॉब्लम को डिस्क्राइब कर रहा होता है कि ये क्लाइंट जो है हमारे पास किस कंडीशन के साथ आया है, और उसके जो डायग्नोस्टिक वो लेबल होता है तो फ्यू वर्ड्स में जो है, मतलब उसके लिए पूरी हिस्ट्री नहीं बनाई गई होती, बस फ्यू वर्ड्स में उसके जो डायग्नोसिस है उसको डिफाइन किया होता है, उसके प्रॉब्लम को डिफाइन किया होता है। इसके अलावा क्या लिखा हुआ है कि क्वालिफायर वर्ड्स एड टू द लेबल टू गिव एडिशनल स्पेसिफिक मीनिंग्स आर अल्टर्ड। अच्छा, इनके लिए स्पेसिफिक जो है वर्ड्स दिए गए होंगे जिनके स्पेसिफिक नाम होते हैं, जैसे कि अल्टर्ड जो है ये किसका मतलब क्या है, चेंज होना। इम्पेयर्ड का मतलब क्या है, वर्स भी हो सकता है, वीक भी है, डैमेज भी है, रिड्यूस भी है, इनफेक्टिव, एक्यूट एंड क्रॉनिक। ये सारे वो वर्ड्स है जो कि नेंडा से अप्रूव है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन से ये वो वर्ड्स जो है अप्रूव है कि आप ये जो है लगा सकते हो अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन, पेशेंट प्रॉब्लम। तो ये आपका हो गया है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। P का मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट, आपको पेशेंट के प्रॉब्लम्स का पता चल गया है कि ये किस प्रॉब्लम के साथ आया है। अब इथियोलॉजी,
ये प्रॉब्लम जो आया है किस वजह से आया है, किस फैक्टर की वजह से आया है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इथियोलॉजी हम उसको कहते हैं। लिखा है दिस आइडेंटिफाइज वन और मोर काज और रिस्क फैक्टर ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम, के वो कौन से फैक्टर्स है, वो कौन से ऐसे वजूहात है जिसकी वजह से इनकी जो है ये प्रॉब्लम, इनको ये प्रॉब्लम आई है, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, रिलेटेड फैक्टर्स भी हम उसको कहते हैं और हम उसको एथियोलॉजी भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट रिलेटेड टू डिहाइड्रेशन सेकेंडरी टू कॉलरा हैज़ एविडेंस बाय लॉस ऑफ स्किन इंटीग्रिटी। अच्छा क्या हुआ है कि फ्लूइड डिहाइड्रेशन, अच्छा क्या हुआ है यहाँ पे, फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो डेफिसिट है, ठीक है, रिलेटेड टू डिहाइड्रेशन, मतलब डिहाइड्रेशन की वजह से, मतलब डिहाइड्रेशन हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो कम हुआ है। तो डिहाइड्रेशन किसकी वजह से हुआ है, फ्लूइड वॉल्यूम के कम होने की वजह से हुआ है या कॉलरा के वजह से हुआ है। कॉलरा का मतलब क्या है, ये एक बैक्टीरिया है जो कि डायरिया काज करवाता है। तो जब एक पेशेंट को डायरिया होगा तो डायरिया की वजह से क्या होता है, फ्लूइड लॉस होता है ना, डिहाइड्रेशन होती है। तो ये फ्लूइड लॉस हो रहा है किस वजह से हो रहा है, कॉलरा की वजह से हो रहा है। डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स मतलब साइन एंड सिम्टम। पी हमने पढ़ ली कि प्रॉब्लम, इथियोलॉजी मतलब कि कौन से फैक्टर्स है जो ये प्रॉब्लम काज कर रही है, एविडेंस बताओ। अब इसके पास क्या है हमारे पास, एस साइन एंड सिम्टम। आप किस एविडेंस के थ्रू पर कह रहे हो कि भाई इसको जो है ये प्रॉब्लम है और इस वजह से हुआ है, तो वो आप बस जो साइन एंड सिम्टम है वो क्या होंगे, दिस इज द क्लस्टर ऑफ साइन एंड सिम्टम that indicate the presence of a particular diagnostic label for actual nursing diagnosis. For example, anxiety-related disease process has evidence by restlessness. Restlessness is the defining of diagnostic label. अब जो defining characteristics है तो इसका मतलब क्या है कि clusters of sign and symptom, मतलब वो sign and symptom जिसकी बुनियाद पे आप ये सारी बातें करते हो। लेकिन फॉर एग्जांपल कि पेशेंट को एंजाइटी हो रही है तो आपको कैसे पता कि ये एंजाइटी है, एविडेंस आपके पास क्या है, तो एविडेंस आपके पास ये है कि वो बेचैन है, रेस्टलेसनेस है, ठीक है, वो बेचैन है। तो ये बेचैनी क्या है, ये आपके पास एविडेंस है कि इस बुनियाद पे मैं कह रहा हूँ कि इस पेशेंट को एंजाइटी हो रही है, ठीक है। तो कोई भी आप डायग्नोसिस बनाओगे तो वो तीन उसके कंपोनेंट्स है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, इथियोलॉजी और साइन एंड सिम्टम, ठीक है। अब जो ये डायग्नोसिस स्टेटमेंट होते हैं ये किन टाइप्स के होते हैं, तो ये बेसिकली तीन टाइप्स के जो है प्रॉब्लम डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट होते हैं। सबसे पहले है वन पार्ट स्टेटमेंट। दिस कंसिस्ट ऑफ वन स्टेटमेंट सच एज विलनेस और सिंड्रोम डायग्नोसिस, ठीक है। ये जो है जो वन पार्ट स्टेटमेंट होता है इसमें जस्ट क्या होता है कि आपको बताते हैं कि या तो विलनेस की तरफ पेशेंट जा रहा है या वर्स की तरफ जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल पोस्ट स्ट्रेस ट्रॉमा सिंड्रोम। अब ये पोस्ट स्ट्रेस ट्रॉमा सिंड्रोम बाजार ये क्या है, ये एक ही वर्ड है, एक स्टेटमेंट है ना, लेकिन इसके पीछे पूरी कहानी है। अब पीएसटी, इसको हम पीएसटीएस कहते हैं, पोस्ट स्ट्रेस ट्रॉमा सिंड्रोम। इसका मतलब ये है कि कोई जो है ट्रॉमा हुआ था, इस बंदा जो है इसके सामने कोई मर्डर हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, या इसके सामने जो है कुछ और ऐसा वाक़या हुआ है कि जिसकी वजह से ये उस वाक्य को याद कर करके स्ट्रेस में चली गई है, तो इसको हम कहते हैं पोस्ट स्ट्रेस ट्रॉमा सिंड्रोम, ठीक है। टू पार्ट स्टेटमेंट। अब ये टू पार्ट स्टेटमेंट क्या है कि दिस इज यूज फॉर रिस्क, हाई रिस्क एंड पोटेंशियल एंड पॉसिबल नर्सिंग डायग्नोसिस। ये टू स्टेटमेंट जो है ये हम कौन से पार्ट्स के, कौन से टाइप ऑफ डायग्नोसिस के लिए बनाते हैं, तो या तो ये जो है हमारे पास पोटेंशियल या हाई रिस्क वाला नर्सिंग डायग्नोसिस है, या जो है ये हम पॉसिबल नर्सिंग डायग्नोसिस के लिए स्टेटमेंट लिखते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ पी और ई हम इस्तेमाल करते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं और इथियोलॉजी हम सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल लिखा है रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू डायबिटिक फूड, कि भाई डायबिटिक फूड है तो इस वजह से, अब देखो डायबिटिक फूड है तो इस वजह से क्या हो सकता है, इनको जो है इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू डायबिटिक फूड, डायबिटिक फूड है तो हमने फ्यूचर के लिए प्लान बनाया कि इस डायबिटिक फूड की वजह से क्या हो सकता है, रिस्क इन्फेक्शन है। थर्ड पार्ट स्टेटमेंट। अब जो थर्ड पार्ट स्टेटमेंट है दिस इज यूज फॉर एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस। अब याद रखिएगा एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस के लिए आपने थर्ड पार्ट स्टेटमेंट इस्तेमाल करने हैं जिसमें तीनों आएंगे, प्रॉब्लम, इथियोलॉजी और साइन एंड सिम्टम, ये एक्चुअल के लिए है।
टू पार्ट स्टेटमेंट जो है या तो रिस्क पोटेंशियल या पॉसिबल नर्सिंग डायग्नोसिस के लिए है, और जो वन पार्ट स्टेटमेंट है तो ये विलनेस या सिंड्रोम डायग्नोसिस के लिए होगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि कौन सा पार्ट ऑफ स्टेटमेंट कौन से जो है पार्ट्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जो एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस है उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए हम थर्ड पार्ट स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे, जिसमें तीनों चीज़ें आएंगी, प्रॉब्लम भी आएंगी, इथियोलॉजी भी आएंगे और साइन और सिम्टम्स भी आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अल्टर ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड bronchospasm secondary to bronchial asthma has evidence यूज़ ऑफ एसेसरी मसल्स। यहाँ पे एक पूरा जो है स्टेटमेंट दिया गया है कि पेशेंट का जो है वो सांस लेने का जो पैटर्न है वो अल्टर चेंज हो गया है, प्रॉब्लम। ठीक है, इथियोलॉजी इसकी क्या है, रिलेटेड टू ब्रोंकोस्पाज्म सेकेंडरी टू ब्रोंकियल अस्थमा। ब्रोंकाई जो है उसमें स्पाज्म वो अकड़ से गए हैं, ठीक है, या अस्थमा है वहाँ पे। ठीक है, और इसके तो ये आपने जो प्रॉब्लम बताई, इथियोलॉजी बताई, किस बुनियाद पे, एविडेंस क्या है, यूज़ ऑफ एसेसरी मसल्स। जो एसेसरी मसल्स है, ठीक है, नेक्स्ट साइड की तरफ, तो इसके यूज़ करने की वजह से, ये एविडेंस की वजह से मैं कह रहा हूँ कि इनका जो है ये ब्रीदिंग पैटर्न जो है ये अल्टर्ड हो गया है, ख़राब हो गया है, चेंज हो गया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्लानिंग के हवाले से। प्लानिंग इज़ द थर्ड स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। अब हमने असेसमेंट पढ़ लिया, जो फर्स्ट स्टेप था, डायग्नोसिस पढ़ लिया जो सेकंड था, थर्ड क्या है हमारे पास, प्लानिंग है नर्सिंग प्रोसेस का स्टेप। इट प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर नर्सिंग इंटरवेंशन। ये क्या करे, आपको एक रास्ता बता रहा है, आपको रास्ता प्रोवाइड कर रहा है नर्सिंग इंटरवेंशन के लिए, कि ये डायग्नोसिस हो गए हैं, अब आपने इस पे ऐसा क्या अप्लाई करना है, इस पे कौन कौन से प्रोसीजर अप्लाई करने हैं जिसके थ्रू ये ठीक हो सकता है। Planning is a deliberative, systemic phase of nursing process that involve decision making and problem solving. Planning जो है ये एक ही बहुत ख़ास और सिस्टमिक जो है फेज़ है कि जिसके थ्रू आप क्या करते हो, इस प्रोसेस, इस जो फेज़ है इसमें आप डिसीजन मेकिंग करते हो, डिसीजन कोई आप जो बनाते हो, या इसके अलावा जो प्रॉब्लम है उसकी सोल्यूशन निकालते हो प्लानिंग में। डायरेक्शन इज़ फॉर्मुलेटिंग क्लाइंट गोल एंड डिज़ाइनिंग द नर्सिंग इंटरवेंशन रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट, रिड्यूस और एलिमिनेट द क्लाइंट हेल्थ प्रॉब्लम। आप इस फेज़ में जो है आप क्या करते हो, आप गोल्स बनाते हो। ठीक है, नर्सिंग इंटरवेंशन जो है वो सेलेक्ट करते हो कि जिसके थ्रू आप जो पेशेंट के साथ जो प्रॉब्लम है उसको या जो है प्रिवेंट कर सको, उसको कम कर सको, या पूरी तरीके से ख़त्म कर सको। अब इसके पास जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है टाइप्स ऑफ प्लानिंग। तो प्लानिंग बिगिन विद द फर्स्ट क्लाइंट कांटेक्ट and continue until the nurse-client relationship end, usually when the client is discharged from the healthcare setup. अब प्लानिंग, टाइप्स ऑफ प्लानिंग क्या है, यहाँ पे लिखा है कि प्लानिंग जो है जैसे ही नर्स का कांटेक्ट होता है पेशेंट के साथ, वहाँ से जो है उसकी प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है, और तर डिस्चार्ज तक जो है इनकी जो ये प्लानिंग है ये चलती रहती है। जैसे पेशेंट डिस्चार्ज होगा, नर्स का जो प्लानिंग पार्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। अब इनके भी जो है टाइप्स जो है प्लानिंग के वो तीन है, इनिशियल प्लानिंग है, ऑन गोइंग प्लानिंग है, डिस्चार्ज प्लानिंग है। ठीक है, तो एक एक को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है हमारे पास इनिशियल प्लानिंग। इनिशियल प्लानिंग, द नर्स हु परफॉर्म द एडमिशन असेसमेंट यूजुअली डेवलप द इनिशियल कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ केयर। अच्छा, इनिशियल प्लानिंग क्या है कि जिस वक्त जो है एडमिशन असेसमेंट हो रही होती है, जिस वक्त जो है नर्स जो है वो एडमिशन असेसमेंट कर रहा होता है पेशेंट का, तो उसी वक्त से जो है उस वक्त जो प्लानिंग वो करता है उसको हम इनिशियल कॉम्प्रिहेंसिव प्लान कहते हैं। ठीक है, ऑन गोइंग प्लानिंग, अब ये क्या है, नर्स हु वर्क विद द क्लाइंट डू ऑन गोइंग प्लानिंग। नर्सेज ऑब्टेन न्यू इन्फॉर्मेशन एंड इन्वॉल्वेट द क्लाइंट रिस्पॉन्स टू केयर। अब ऑन गोइंग प्लानिंग क्या है कि पेशेंट अब एडमिट हो गया है, अब जो है 8 आवर्स तक जो है नर्स का जो है काम है कि वो पेशेंट की केयर कर सके। तो अपने शिफ्ट में वो न्यू जो है इंफॉर्मेशन हासिल कर रहा होता है और उसके मुताबिक जो है पेशेंट की हेल्थ से रिलेटेड प्लानिंग कर रहा होता है। ठीक है, डिस्चार्ज प्लानिंग। डिस्चार्ज प्लानिंग क्या है, दैट process of anticipating and planning for needs after discharge is a crucial part of a comprehensive health care plan and should be addressed in each client
केयर प्लान। अब डिस्चार्ज प्लानिंग क्या है? जब पेशेंट, अब देखो पेशेंट जो है पहले आपके पास एडमिशन के लिए आया, तो एडमिशन के टाइप जो आप प्लानिंग कर रहे हो वो इनिशियल था। फिर जो जब वो एडमिट हो गया और आप थ्रू आउट 8 आवर्स तक जो अपने शिफ्ट में उसके केयर करते रहे, उसके असेसमेंट करते रहे, तो उस वक्त जब आप उसके हेल्थ के हवाले से प्लानिंग कर रहे थे तो वो क्या था? वो ऑन गोइंग था। अब पेशेंट घर जा रहा है, तो घर जाने से पहले जो आप उसके लिए प्लानिंग्स करते हो तो उसको हम क्या कहते हैं? डिस्चार्ज प्लानिंग, जिसमें आप देखते हो कि भाई आप पेशेंट को जो है गाइड करोगे मेडिसिन्स के हवाले से, या अगर फिजियोथेरेपी के हवाले से बात की है तो आप उसके हवाले से गाइड करोगे पेशेंट को, एक्सरसाइज के हवाले से बात की है तो आप एक्सरसाइज के हवाले से उनको गाइड करोगे। तो ये सब क्या होता है कि डिस्चार्ज प्लानिंग होती है, कि डिस्चार्ज से पहले पेशेंट को इन सब बातों का पता होना लाजमी है ताकि घर जा सके और इजीली इन सब चीज़ों पे अमल कर सके, और वापस कब आना है तो वो भी आप उनको डिस्चार्ज होने से पहले पहले बता दें। तो ये सारी जो प्लानिंग होती है इसको हम क्या कहते हैं? डिस्चार्ज प्लानिंग। गोल वर्सेस आउटकम। अब गोल्स क्या है और आउटकम क्या है? तो लिखा है कि गोल्स आर ब्रॉड स्टेटमेंट अबाउट द क्लाइंट स्टेटस। ये जो गोल है ये एक ब्रॉड, एक वसी स्टेटमेंट है क्लाइंट के स्टेटस के हवाले से। डिज़ायर आउटकम आर द मोर स्पेसिफिक। गोल जो है ये क्या है? ब्रॉड स्टेटमेंट है, जो कि आउटकम जो है ये स्पेसिफिक और शॉर्ट जो है स्टेटमेंट होता है। ऑब्जर्वेबल क्राइटेरिया यूज टू इवालुएट वेदर द गोल हैव बीन मेड। अच्छा, आउटकम जो है ये बेसिकली क्राइटेरिया है कि जिसके थ्रू हम अपने गोल्स को ऑब्जर्व करते हैं कि आया हमारा जो ये गोल है ये अचीव हो रहा है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, गोल इम्प्रूव न्यूट्रिशनल स्टेटस। आप जो आपका गोल है ये क्या है? ब्रॉड है, कि इसमें आप क्या कर रहे हो कि इम्प्रूव उसका जो ग़िज़ाई जो उसका ग़िज़ाइयत है, जो इसका खुराक है, आप उसको क्या करें? इम्प्रूव करना चाह रहे हो। ठीक है, तो 1-2 दिन में तो वो इम्प्रूव नहीं होता है ना, उसके लिए काफ़ी टाइम लगता है। आप उसके लिए डाइट प्लान करते हो, वो तकरीबन 4-5-6 महीने तक वो चलता रहता है। फिर आप देखते हो कि भाई आया उस पर कोई जो है चेंजेस आई है कि नहीं। डिज़ायर आउटकम क्या है? स्पेसिफिक है, कि 5 पाउंड, आईवी का मतलब होता है पाउंड, ठीक है, मतलब पेशेंट जो है वो 25 अप्रैल तक जो है 5 पाउंड जो है वो उसका वज़न बढ़ जाएगा। तो ये क्या है? स्पेसिफिक है कि सिर्फ 5 पाउंड तक जो है इस डेट को जो है इसका बढ़ जाएगा वेट। लेकिन जो न्यूट्रिशन स्टेटस के हवाले से हमने बात की तो वो तो ब्रॉड था, 5-6 महीने तक चल रहा था वो भाई, और उसके बाद भी जो इसमें चेंजेस वगैरह आ रहे थे। तो गोल जो है ये क्या है? ब्रॉड स्टेटमेंट है, और आउटकम जो है वो शॉर्ट नैरो स्टेटमेंट है, स्पेसिफिक स्टेटमेंट है। Deriving outcome from nursing diagnosis. Outcomes are derived from the problem statement of the nursing diagnosis. जो आउटकम है ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट, नर्सिंग प्रोसेस के प्रॉब्लम स्टेटमेंट से लिया गया है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऑफ द नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? पेन। तो पेन का जो आउटकम है वो क्या होगा कि विद इन 8 आवर्स पेशेंट विल रिपोर्ट पेन इज एब्सेंट और डिमिनिश। के और अब पेन क्या है? ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, तो इससे रिलेटेड फिर क्या होगा? हम उसका आउटकम लेंगे, हम उसका गोल बनाएंगे कि पेशेंट 8 आवर के बाद या 8 आवर के अंदर अंदर जो है 8 घंटे जैसे पूरे हो जाएंगे या मेरे शिफ्ट ख़त्म होने तक जो है पेशेंट वर्बली बता देगा कि पेन उसका ख़त्म हो गया है या उसमें कमी आ गई है। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन मोर देन बॉडी रिक्वायरमेंट्स, कि जो उसके बैलेंस जो न्यूट्रिशन है वो कम ले रहा है, जो ग़िज़ा है वो कम ले रहा है उसकी बॉडी वेट के हिसाब से या उसके बॉडी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये क्या है? प्रॉब्लम है। तो हमारा जो आउटकम है या गोल हो क्या होगा कि बाय, उन्होंने तारीख दी है कि पेशेंट विल रीच टारगेट वेट ऑफ 122 LB। LB का मतलब है पाउंड, मतलब 122 पाउंड। उन्होंने तारीख दे दी कि इस तारीख को जो है इस पेशेंट का वज़न इतना हो जाएगा। तो ये क्या है? ये उसका आउटकम है। इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी। इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी क्या है? ये भी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, मतलब इसमें जो है मूवमेंट पेशेंट किसी से नहीं हो रही। तो इसके जो आउटकम है वो क्या निकलाएगा? बिफोर डिस्चार्ज पेशेंट विल एम्बुलेट लेंथ ऑफ हॉलवे इंडिपेंडेंटली। मतलब एक पेशेंट जो है शायद वो फ्रैक्चर के साथ आया है जिसकी वजह से उसकी मोबिलिटी कमज़ोर हो गई है या वीक हो गई है या उसमें असरअंदाज चेंजेस आ गई है उसमें। तो नर्स ने क्या लिखा कि डिस्चार्ज होने से पहले, ठीक है, डिस्चार्ज होने से पहले पेशेंट जो है एक लेंथ उन्होंने दी है कि यहाँ तक जो है वो खुद से चलने लग जाएगा, इंडिपेंडेंटली खुद से चलने लग जाएगा। ठीक है।
अब यहाँ पे बात की गई है कि आउटकम क्या होता है। तो आउटकम माइट बी आइदर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। आउटकम जो है वो लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म जो शॉर्ट टर्म जो होता है ये बेसिकली विद इन अ वीक या वीक से भी कम टाइम में जब आप किसी गोल को अचीव कर रहे हो तो आपका वो, या किसी आउटकम को आप अचीव कर रहे हो, रिजल्ट हासिल करना चाह रहे हो, तो उसको हम शॉर्ट टर्म कहते हैं कि वीक के अंदर अंदर ही, ठीक है। और मोर देन वीक या मंथ तो वो आपका क्या होगा, लॉन्ग टर्म आउटकम हो जाएगा या लॉन्ग टर्म आपका गोल हो जाएगा, ठीक है। आपने ये बात भी याद रखना है। फिर लास्ट में आपके पास आता है कि स्मार्ट। स्मार्ट इज़ अ एक्रोनियम फॉर द गाइडलाइंस नर्सेज शुड यूज़ व्हेन सेटिंग देयर गोल। अच्छा, स्मार्ट क्या है, ये एक शॉर्ट एब्रीवेशन है कि जो जब भी कोई नर्स जो है गोल बनाता है तो वो इस स्मार्ट क्राइटेरिया का यूज़ कर रहा होता है। स्मार्ट का मतलब, इसका मतलब है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट, टाइम बेस। मतलब ये है कि आप जो भी गोल बनाए वो ऐसा बनाए कि टू द पॉइंट हो, ठीक है। उसको पेशेंट जो है इजीली अचीव कर सके, रिलायबल भी वो हो और अपने टाइम पे आप उसको अचीव कर सको। ऐसा ना हो कि आप एक ऐसा गोल बनाओ जिसको अचीव करना ही जो है नामुमकिन हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कह दिया कि जो एक किडनी फेलियर के साथ पेशेंट आए तो आप कहोगे कि 2 दिन के बाद जो है किडनी खुद ब खुद से काम करना शुरू कर देगी। तो इस तरह के गोल्स ना बनाए, ऐसे गोल्स बनाए कि जिसको आप इजीली अपने टाइम पे उसको अचीव कर सको। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिस पे हमने नर्सिंग प्रोसेस के स्टेप 2 जो नर्सिंग डायग्नोसिस है और स्टेप 3 जो प्लानिंग है, नर्सिंग प्लानिंग, उसके बारे से हमने बात की। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर लाजमी कीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स करीब है तो इससे आपके दोस्तों को भी फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच।